नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। सोचिए, दुनिया के एक कोने में एक क्रांति होती है और उसका असर हजारों मील दूर बैठे लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी पर पड़ता है। जी हां, ये कहानी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की और भारत पर उसके गहरे असर की। जरा स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तरफ एक कारीगर की छोटी सी दुनिया जहां हुनर हाथों से शक्ल ले रहा है, और दूसरी तरफ भाप के धुएं से चलता एक बहुत बड़ा कारखाना। बस यही वो टकराव है, यही वो बदलाव है जिसकी कहानी हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा 1750 के दशक से पहले के ब्रिटेन के बारे में सोचिए। ये वो दौर था जब ब्रिटेन काफी हद तक एक खेतीबाड़ी वाला देश था। परिवार अपने घरों में ही, मतलब खेतों के काम के साथ साथ हाथ से सामान भी बनाते थे। इसी सिस्टम को आप कह सकते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुआ। वजह ये थी कि वहां इसके लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब एक एकदम सही माहौल तैयार था। आप देखिए, कोयला और लोहा जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, सस्ता लेबर भी मौजूद था, पॉलिटिकल माहौल भी काफी स्टेबल था और चीजों की डिमांड वो तो लगातार बढ़ ही रही थी। और हाँ, ट्रांसपोर्ट के नए नए तरीके भी तो आ रहे थे। बिल्कुल सही। और इस पूरे बदलाव का जो सबसे बड़ा सिंबल था वो था फैक्ट्री का आना। अब काम घरों से निकलकर एक सेंट्रल जगह यानी कारखाने में शिफ्ट हो गया। ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने समाज का पूरा ताना बाना ही बदल कर रख दिया। तो अब बात करते हैं उन मशीनों की, उन आविष्कारों की जिन्होंने सच में इस क्रांति का इंजन बनकर काम किया। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने प्रोडक्शन का पूरा तरीका ही बदल डाला। सबसे पहले 1769 में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को परफेक्ट किया और इसने कारखानों को पावर का एक ऐसा सोर्स दिया जो पहले कभी नहीं था। फिर 1770 में आई हरग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी, जिसने धागा बनाने के काम को ऑटोमेट कर दिया, मतलब स्पीड कई गुना बढ़ गई। इसके बाद 1779 में आई क्रॉम्पटन की स्पिनिंग म्यूल। इससे जो धागा बनता था वो और भी बेहतर क्वालिटी का होता था। और फिर 1785 में आया कार्टराइट का पावर लूम। बस इसके आने से बुनाई का काम भी पूरी तरह से मशीनी हो गया। इन सब ने मिलकर कपड़ा उद्योग की तो जैसे काया ही पलट दी। इस नक्शे पर एक नजर डालिए। मैनचेस्टर और लिवरपूल, ये वो शहर हैं जो ब्रिटेन की नई इंडस्ट्रियल पावर के सेंटर बन गए। सारा का सारा प्रोडक्शन इन्हीं कुछ इलाकों में सिमट कर रह गया था। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं भारत की तरफ और जानते हैं कि ये लहरें जब यहां पहुंची तो क्या हुआ। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भारत टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स में एक ग्लोबल लीडर था। हमारे यहां बने माल की पूरी दुनिया में धूम थी। बिल्कुल। ये स्लाइड इसी टकराव को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ था भारत का हाथ से बना वर्ल्ड क्लास क्वालिटी वाला सामान और दूसरी तरफ था ब्रिटेन की फैक्ट्रियों का मशीन से बना सस्ता और एक जैसा माल। और सबसे बड़ी बात, उसे कॉलोनियल सरकार का पूरा सपोर्ट भी हासिल था। और ये सिर्फ एक बिजनेस कंपटीशन की बात नहीं थी। 1813 का चार्टर एक्ट, इस जैसे कानूनों ने ब्रिटिश सामान के लिए भारत के बाजार को पूरी तरह से खोल दिया। ये एक सोची समझी पॉलिसी थी जिसने भारत के अपने इंडस्ट्रियल बेस को धीरे धीरे खत्म कर दिया। इसी प्रोसेस को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। इसका असर बहुत ही दर्दनाक था। सोचिए, ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, ये वो शहर थे जो अपने लाजवाब कपड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। वहां के हुनरमंद कारीगर और बुनकर रातों रात बेरोजगार हो गए। उनकी सदियों पुरानी कला, उनका हुनर अब उनके किसी काम का नहीं रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब पुराने घरेलू उद्योग दम तोड़ रहे थे, उसी दौर में भारत के अंदर ही एक नई शुरुआत हो रही थी। आधुनिक फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री की नींव रखी जा रही थी। सही कहा। और इस नए दौर का आगाज हुआ 1854 में, जब बॉम्बे में पहली भारतीय कॉटन मिल की स्थापना हुई। कावसजी नानाभाई डावर जैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने इस बदलाव की कमान संभाली। ये वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये डेवलपमेंट सिर्फ कपड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं रहा। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई। इसने दिखाया कि भारत अब हैवी इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाने को तैयार है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। तमाम मुश्किलों के बावजूद ये नया सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा था। जहां 1880 में देश में 56 कॉटन मिल्स थीं, वहीं सिर्फ 15 साल बाद 1895 तक ये नंबर बढ़कर 144 हो गया। ये एक जबरदस्त ग्रोथ थी। लेकिन इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी।
अब हम कहानी के उस पहलू पर आते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन लाखों मजदूरों की जिंदगी जो इन फैक्ट्रियों की रीढ़ थे और उनका संघर्ष। हाँ, इन कारखानों ने एक बिल्कुल नए वर्किंग क्लास को जन्म दिया। ये वो लोग थे जो अपना गांव, अपनी जमीन, सब कुछ पीछे छोड़कर शहरों में काम की तलाश में आए थे। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो पूरी तरह से अपनी दिहाड़ी पर निर्भर थे और अक्सर बहुत ही खराब हालात में, तंग बस्तियों में रहने को मजबूर थे। और फैक्ट्री के अंदर के हालात तो और भी भयानक थे। सोचिए, दिन में 16 से 18 घंटे काम करने की जगह भी बिल्कुल अनसेफ और अनहेल्दी थी। मजदूरी ना के बराबर थी और सबसे दुख की बात यह कि बच्चों और महिलाओं से भी बहुत ज्यादा काम लिया जाता था। बिल्कुल, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं ने इस नए इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। अक्सर उन्हें सबसे मुश्किल हालात में और सबसे कम पैसों पर काम करना पड़ता था, लेकिन उनके बिना ये बदलाव मुमकिन ही नहीं था। लेकिन मजदूरों ने इन हालातों के सामने घुटने नहीं टेके। धीरे धीरे ही सही, अपने हक के लिए एक आंदोलन ने जन्म लिया। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, जिसने काम के घंटे रेगुलेट करने की कोशिश की। फिर 1920 में AITUC जैसा बड़ा ट्रेड यूनियन बना और आखिरकार आज़ादी के बाद 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये साफ है कि भारत पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर एक तरफा नहीं था, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। एक तरफ इसने हमारे पारंपरिक उद्योगों को तबाह कर दिया, तो दूसरी तरफ इसने मॉडर्न इंडस्ट्री की नींव भी रखी। और ये भी जानना बहुत दिलचस्प है कि उसी दौर में एक और सोच भी पनप रही थी। महात्मा गांधी ने बड़े बड़े कारखानों वाले इस रास्ते पर सवाल उठाए। उनका मानना था कि असली आर्थिक आज़ादी और आत्मनिर्भरता का रास्ता कुटीर उद्योगों और स्वदेशी आंदोलन से होकर जाता है। और यही बात हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, बड़े पैमाने की इंडस्ट्री या फिर छोटे लोकल कुटीर उद्योग। ये बहस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही शुरू हो गई थी। और सवाल यह है कि क्या ये बहस आज भी भारत की इकोनॉमी का रास्ता तय करने में उतनी ही रेलेवेंट है? इस पर सोचिएगा जरूर।